और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनट्रेंडिंग एजुकेशन में। तो आज हम एक नाइन्थ क्लास की जो SCRT हिस्ट्री है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हैंड रिटन नोट्स है, ये मेरे खुद के द्वारा बनाया गया हुआ नोट्स है और इसमें एक एक पॉइंट को मैंने काफ़ी सावधानी पूर्वक लिखा है और हर एक चीज़ को एग्ज़ाम ओरिएंटेशन से ही उसी पर्पज़ से मैंने इन सभी नोट्स को बनाया हुआ है। BPSC TRE 4 के लिए स्पेशल, BPSC TRE 4 के स्पेशल स्टूडेंट इस पर ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, है सारे पॉइंट हैं कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाला जो देश था वो स्पेन और पुर्तगाल थे, लेकिन सबसे अधिक जो सफलता मिली है वो इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस तथा जर्मनी को मिला। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां, कौन था? चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृतांत में किया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुर्तगाली यात्री, पहली बात ये मार्को पोलो कहाँ का था? पुर्तगाल का था। वे अपने यात्रा वृतांत में किस शासक के दरबार का वैभव का वर्णन किया है? तो कुबलय खां का वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 दशक पूर्व यूरोप एवं एशिया के मध्य व्यापार और कस्तूनतुनिया के मार्ग से होता था। कहाँ से होता था? जो व्यापार होता था वो कस्तूनतुनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 में कस्तूनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा। ठीक है ना, मतलब बंद हो गया। जब इनका आधिपत्य हो गया था तो इस मार्ग से व्यापार होना थोड़ा मुश्किल हो गया था। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि जो यूरोप वासियों ने कंपास का जो ज्ञान है ना वो अरबों से सीखा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को कम कर दे रहा हूँ जब मोटा हो गया। ठीक, अब आइए, पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज जिसका नाम कैरावल था। पूछ सकता है कि कैरावल क्या है? तो कैरावल एक प्रकार का क्या है? जहाज है। ठीक है ना, कौन? हल्का था लेकिन बहुत तेज चलने वाला था। और किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। इसमें सभी के सभी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेशन से ये सबसे इंपॉर्टेंट ही बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1488 ईस्वी की बात है। पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट पर होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम मासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। सबसे पहले देखो, इन्होंने भी बार की खोज करने के लिए बारे में सोचा था, लेकिन ये केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाए और वहीं से ये क्या हो गए थे? वापस हो गए थे। तो ये कहाँ पड़ता है? दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा, दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप रखा गया था। अब ये कह रहा है कि स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने एक नई दुनिया को विस्तार के ढूंढा और अमेरिका को एक द्वीप बताया। कौन बताया है अमेरिका का द्वीप? एक नाविक है स्पेन के अमेरिगो वेस्पुची, तथा इसी के नाम पर अमेरिका पड़ा। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका इसी के नाम पड़ा, एक द्वीप पे है और उसी द्वीप के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। अब ये कह रहा है कि 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1519 में मैगलन ने ही पूरी दुनिया का चक्कर किससे लगाया? तो जहाज से लगाया है। और सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नए देशों के खोज के पूर्व मुख्य रूप से व्यापार भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो नए देश की खोज थी ना, इसके पहले व्यापार किस मार्ग से होते थे? कह रहे मुख्य रूप क्या था इसका? भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना कौन सी कंपनी कब आई है? जैसे पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी में हुआ है। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई है, सबको पता है, 31 दिसंबर 1600 में। डच जो है वो 1602 में आए हैं। ठीक है ना, ये कंपनियों की स्थापना है। ये आगमन इन लोगों का आगमन थोड़ा सा अंग्रेज तीसरे नंबर पे आए थे, लेकिन इनकी कंपनी स्थापना क्या हो गई थी? 1600 में हो गई थी। अब देखो, फ्रांसीसी 1664 में आए हैं, डेनिश जो आए हैं वो 1616 में, और ये है स्वीडिश हैं कितने में? 1731 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। ये ध्यान दीजिएगा, ये यूरोपीय माध्यम से आए थे भारत में। कौन कौन? चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू।
भारतीय फसल का नाम कौन कौन सा था? आम, गन्ना आदि एक दूसरे क्षेत्र में गए। अब देखिए इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू था, देखिए कस्तुनतुनिया का पतन कब होता है? तो 1453 ईस्वी में, ठीक है ना। विश्व का चक्कर किसने लगाया है? तो मैगलन ने लगाया है। अब भारतीय अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर 1453 में कस्तुनतुनिया पर आधिपत्य किसने जमाया? वे हैं तुर्की। कौन है? तुर्की। ठीक है, चलिए अब है चैप्टर नंबर 2। ये क्या है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज होती है, ये सबको पता है। अमेरिका में वेस्पुची द्वारा बृहद भूखंड के बारे में जानकारी दी गई थी कि ये अमेरिका एक द्वीप है, इसी द्वीप के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था। जिसके बारे में जानकारी किसने दिया था? तो वेस्पुची ने दिया था। अब देखो, उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। ब्रिटिशवासी एलिंगन मत को मानते थे। किस मत को मानते थे? एलिंगन मत को। पूछ देगा कि किस मत को मानने वाले थे ये, तो एलिंगन मत को। एवं चर्च में विश्वास। वहीं दूसरी ओर अमेरिका जनता प्यूरिटिन मतावलंबी थी। ये एलिंगन के मत के थे ब्रिटिशवासी, और अमेरिकन जो किससे थे? वे प्यूरिटिन मतावलंबी थे। ठीक है ना, ये प्यूरिटिन मतावलंबी। अमेरिकी समाज समतामूलक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में। पूछ देगा सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था ना, वो किसके किसके बीच हुआ था? तो वो होता इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। कब होता है? तो 1756 से लेकर के 1763 के बीच में। ठीक है ना। इस युद्ध में फ्रांस की कम पराजय होती है। अब देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई, अतः भरपाई हेतु उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले थे उस समय, और 1765 में स्टम्प पेपर एक्ट पारित किया गया। स्टम्प पेपर एक्ट कब पारित हुआ है? 1765 में। टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवादियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए। 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लैंगस्टन में प्रथम संघर्ष होता है। फिर 4 जुलाई 1776 की बात है, में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ। टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा। पूछ देगा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? टॉमस जेफरसन के द्वारा। और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। आपको पता है कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और उस समय उनको अमेरिका उपनिवेश का राष्ट्रपति भी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह समाप्त होता है, और जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। पूछेगा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम किस संधि के द्वारा समाप्त होता है? तो 3 फरवरी 1783 को पेरिस संधि के द्वारा समाप्त होता है। 1787 में संविधान का निर्माण हुआ, जो 1789 में लागू हुआ, तथा जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया है, जब आपका संविधान का निर्माण 1787 में होता है, 1789 में लागू होता है, और उसी समय यहाँ का राष्ट्रपति वाशिंगटन को बनाया जाता है। इसके परिणाम क्या होते हैं? परिणाम देख लीजिए कि जो एडम स्मिथ के लेसेस फेयर का मतलब होता है कि मुफ्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। जातीय का तानाशाह बनने का सपना टूट गया है इससे। इंग्लैंड में कई सुधार भी हुए। ये परिणाम होते हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद। आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्रता स्थान प्राप्त हुआ है 1782 में। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में ही हुआ, जो 1789 में लागू होता है, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलता है। ठीक है, अब आइए, वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार तो दिया गया, लेकिन इनको मताधिकार से वंचित रखा गया है। मताधिकार को आधार संपत्ति को बनाया गया। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक राज्य के रूप में हुआ। पूछ देगा संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक देश के रूप में हुआ, एक खंड के रूप में हुआ, एक साम्राज्य के रूप में हुआ, कि राज्य के रूप में हुआ? तो इसका जो प्रारूप है ना गठन का, वो राज्य के रूप में होता है।
जिसमें पहली बार लिखित संविधान, आपको पता ही है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। ये सब के सब यदि आपको पॉइंट पूछते कि कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, इसमें देखिए, कॉमन सेंस की रचना वो टॉमस पेन ने है, ठीक है ना। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति चार्ल्स कॉर्नवालिस था, जो 1781 में लड़ाई हुई थी। अब आइए चैप्टर नंबर 3 एससीईआरटी का, जिसमें है फ्रांसीसी क्रांति, जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। इसमें से एक युग का अंत होता है और एक दूसरे युग का आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। राजतंत्र को समाप्त कर नए विचारों का, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, पूछ देगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया, तो वो हो गया है फ्रांस की क्रांति 1789 में दिया गया है। तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांतों, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है। ठीक है ना। बुर्बो राजवंश के जो लुई 14वें थे, 14वें जो थे शासनकाल में, प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी। मतलब इनकी प्रतिष्ठा कहाँ थी? उच्च शिखर पर, मतलब हाई, मतलब उस समय हम चरम सीमा पे चल रहे थे ये। और 21 वंश के थे ये? राजवंश बुर्बो के थे। पूछता है 1774 में लुई 16वें गद्दी पर बैठ जाते हैं, जो बहुत ही निरंकुश था। इसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंतोयनेत के साथ होता है। और लुई 16वें के काल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिवरे, ये लिवरे उनका मुद्रा है, से भी अधिक कर्ज बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो इस मैरी पे बहुत ज़्यादा खर्च करता था। ठीक है ना। जो कह दें वो उनको खरीद देता था, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीता था, जिसके वजह से फ्रांस पर 10 अरब लीवे का भी अधिक से कर्ज बढ़ गया था। अब आइए, स्टेटस जनरल जो थी वो कौन थी? स्टेटस जनरल वो संसदीय संस्था थी। पूछता है लुई 14वें कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। ये स्टेटमेंट पूछ सकता है, मैं ही राज्य हूँ, किसका स्टेटमेंट है? लुई 14वें का है। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लियामा नामक संस्था की थी, जिसकी स्थापना जिसकी संख्या 17 थी। यानी पार्लियामा की संख्या कितनी थी? 17 थी। ठीक है। जिसका गठन न्यायालय के रूप में हुआ था, जो एक प्रकार से न्यायालय का काम करती थी। और समाज 3 स्टेटस में बटा था। आप बताइए, 18वीं शताब्दी में समाज 3 स्टेटस में बटा था। देखिए, प्रथम स्टेटस जो था वो पादरी वर्ग था, दूसरा स्टेटस था वो कुलीन वर्ग था, और तीसरा जो स्टेटस था ना, वो 2 पार्ट में बटा था। पहला था बड़े व्यापारी, जिसमें वकील और शिक्षित वर्ग आते थे। दूसरा था जिसमें नौकर, किसान, शांत ये लोग थे, तृतीय वर्ग में थे। 90% जनता लगभग इसी तीसरे में आती है, 90% लगभग इसी में आती है, जिसमें प्रथम तद्वितीय स्टेट के कर्जे से मुक्त हुआ करते थे। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? समानता। नारा तो समानता था, तो कर्जे भाई इन पे सबसे ज़्यादा क्यों ला दे गए? जिसे कहा कि मध्यम वर्ग ने आगाज किया। क्या था? मध्यम वर्ग ने आगाज किया। अब आइए, अब किसानों को भूमि कर जो टैले था और एक टीथे था, दो धार्मिक कर हुआ करते थे। यानी यानी सॉरी, ये धार्मिक कर था टीथे, और भूमि कर था टैले। टैले क्या था? भूमि कर, और टीथे क्या था? धार्मिक कर। फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक धर्म था, और प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों को कठोर सजा दी जाती थी। ध्यान दीजिएगा, इनका फ्रांस का राजधर्म वो कैथोलिक धर्म था, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले थे ना, उनको कठोर सजा दी जाती थी। फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तार वारंट होता था। ठीक है ना। कुछ बताया नहीं जाता था कि आपको क्यों, कैसे वारंट, कैसे गिरफ्तारी की जा रही है, जिसका नाम था लेटर्स द कैचेट। लेटर्स द कैचेट नाम का मतलब क्या है? इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी कर ली जाती थी। कह रहा है कि अब नेक्स्ट में देखिएगा, दिदरो के बृहद ज्ञानकोश, यानी दिदरो के द्वारा लिखा गया है बृहद ज्ञानकोश के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया है। फ्रांस में क्विजनो एंड तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रों ने समाज में आर्थिक शोषण, आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का भी समर्थन किया है। ठीक है ना। कौन? तो फ्रांस के क्विजन और तुर्गो ने। अब आइए नेक्स्ट, कह रहा है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति सन 1688 ईस्वी के इंग्लैंड की महान क्रांति एवं उसके द्वारा वैधानिक शासन ने फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। घटनाक्रम जानते हैं।
सन 1789 में लुईस 16वें को धन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए उनको 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई, जिसमें मत देने के अधिकार को लेकर के तीसरे स्टेटस के सभी लोग बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि भैया हमको मताधिकार दिया जाए, तो इनकी बात न मानने की वजह से तीसरे स्टेटस के लोग सब क्या हो गए, बाहर आ जाते हैं। तीसरे स्टेटस के लोग प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं 20 जून को। तीसरे स्टेटस के लोग कहाँ इकट्ठा होते हैं, तो टेनिस कोर्ट में 20 जून को इकट्ठा होते हैं और अपनी सभा में नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। क्या घोषित करते हैं, नेशनल असेंबली, जिसका नेतृत्व मिराव्यो और ओबेसियो जैसे नेता कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है, मिराव्यो और ओबेसियो जैसे नेता कर रहे थे। 14 जुलाई 1789 की बात है। क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह के बेस्टिल एक कारागृह था, मतलब जेल था, इसको घेर लिया है। और बेस्टिल का जो दुर्ग राजतंत्र के निरंकुशता का प्रतीक था, और इसको क्या कर दिया उन्होंने, तोड़ डाला है आगे जा करके। और मानते थे कि यही निरंकुशता का प्रतीक है, पहले इसको तोड़ा जाए, और तोड़ करके क्रांति का आगाज हुआ। अब ये कह रहा है कि नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। इस सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकारा। ठीक है, कब निकाला, 27 अगस्त 1789 के लिए। अब देखिए 1791 की बात है। 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया फ्रांस तथा सेवाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई है। जैकोबिन क्लब के पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था, सेंट जैकब के नाम पर, जिसका नेता मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम से जो पेरिस भूतपूर्व जैकोबिन क्लब था, उसके नेता कौन थे, तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 21 सितंबर 1792 की बात है को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया है। देशद्रोह के अपराध में लुईस 16वें पर मुकदमा चलाया जाता है और 21 जन 1793 को फांसी दे दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि लुईस 16वें को फांसी कब दी गई, तो 21 जनवरी, कब, 21 जनवरी 1793 को लुईस 14वें को फांसी दी गई है। रॉबस्पियर द्वारा स्थापित आतंक का राज्य अक्टूबर 1793 में उत्कर्ष पर आ जाता है और इसकी हिंसा कार्यवाहियों की वजह से विशेष न्यायालय ने जुलाई 1794 में इसको भी मृत्युदंड दे देती है। ठीक है ना। उसके बाद सन 1795 में एक नया संविधान बनता है। सन 1946 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं को भी अधिकार मिल जाता है। कब मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब मिला है, तो 1946 में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब आइए, फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत नेपोलियन ने पोलैंड में स्वतंत्रता की लहर फूंकी। कौन, नेपोलियन। यह रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया के बीच बटा था। कुछ इतिहासकारों ने इसे बुर्जुआई मध्यम वर्गीय क्रांति कहा है। ठीक है ना। अब आइए इसका चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वही देखते हैं। वोल्टेयर क्या था, तो वोल्टेयर एक प्रकार का लेखक था। करा कि मोटेस, ये क्या भी, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक कौन सी है, वो विधि की आत्मा है। ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को हम टैक्स फार्मर का नाम दिए हैं। जैकोबियन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, अभी पढ़ के आए हैं। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। ये नारा किसने आगाज किया था, तो मध्यम वर्गीय ने। जो समाज 3 स्टेटस में बटा था ना, उसमें जो मध्यम वर्गीय आगाज ने, इन मध्यम वर्गीय वर्ग ने आगाज किया था समानता का, जो फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण नारा बना था। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन है, अब पॉइंट है आपका चैप्टर नंबर 4 का, विश्व युद्धों का इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध क्या हो, कब से कब तक है भैया प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से लेकर के 1918 तक। विश्व इतिहास में 1914 वर्ष ऐसे युद्ध के लिए उल्लेखनीय है जिसमें संपूर्ण विश्व को अपनी आगोश में ले लिया। जर्मन साम्राज्यविदों ने पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण चाहा। इसके लिए जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन में बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीकृति चाहिए। ठीक है ना। जर्मनी की इस योजना पर फ्रांस तथा रूस ने
विरोध किया था। किसने विरोध किया था? फ्रांस तथा रूस ने। तुर्की साम्राज्य ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव जाति के थे। किस जाति के थे? स्लाव जाति के। कहाँ के? तुर्की साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी में। अब आइए, जल सेना के क्षेत्र में शुरू से ही इंग्लैंड का आधिपत्य था। 1912 में जर्मनी ने इंटरप्रेटर नामक जहाज बनाया जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। ध्यान दीजिएगा, 1912 में जर्मनी ने इंटरप्रेटर नामक जहाज बनाया था जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है, 1882 में एक त्रिगुट यानी ट्रिपल अलायंस बना जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। यह त्रिगुट बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी। ध्यान दीजिएगा, 1882 में जो त्रिगुट बना था, ट्रिपल अलायंस जो बना था, उसमें कौन कौन से थे? पहला है जर्मनी, दूसरा है ऑस्ट्रिया हंगरी और तीसरा है इटली। ठीक है ना। 1904 में आपसी समझौतों के फलस्वरूप ब्रिटेन को मिस्र में उपनिवेश स्थापित करने की छूट मिलती है और फ्रांस को मोरक्को प्राप्त हो जाता है। 1904 में ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमा लेता है। जर्मनी के जो चांसलर बिस्मार्क फ्रांस के धनी प्रदेश अल्सकरा के अल्सास तथा लॉरेंस पर अधिकार कर लिया। 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड ने की बोस्निया की राजधानी सराजोवा में हत्या होती है और ऑस्ट्रिया ने सार्बिया को दोषी ठहराया तथा 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सार्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। देखो, यहीं से मामला अब खराब होता है, यहीं से प्रथम विश्व युद्ध होने की शुरुआती होती है। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सार्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और रूस ने सार्बिया का साथ दिया। रूस ने किसका साथ दिया था भैया? तो सार्बिया का। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस, 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा। अंततः वह भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। ठीक है, कब तक तटस्थ रहा है? कुछ समय तक रहा है, उसके बाद फिर वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ हो जाता है और युद्ध में शामिल होता है। ठीक है ना। कौन? तो इटली। 1917 की बात है, रूस युद्ध से अलग होता है। कब अलग होता है रूस? 1917 में। और क्रांति कब से शुरू हुई है? 1914 से। बोल्शेविक सरकार सत्ता में आते ही इसके नेता लेनिन, कौन थे? बोल्शेविक के सरकार के सत्ता में आते ही वहाँ की जो नेता था लेनिन, एक विज्ञप्ति जारी की कि लिसुतानिया नामक जहाज को डुबोने से अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई तथा अमेरिका में 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है ना। किसके विरुद्ध? जर्मनी के विरुद्ध। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय पलायन कर हॉलैंड चला गया। नई जर्मन सरकार ने वहां पे 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ। ऐसे में अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जर्मनी 1918 में शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जो 14 सूत्रों के नाम से चर्चित हुआ। अब उसके बाद आता है वर्साई की संधि। जून 1919 के बीच विजयी शक्तियों, जैसे मित्र राष्ट्र बोलते हैं, मित्र राष्ट्र ही जीते थे, का एक सम्मेलन पेरिस उपनगर वर्साई में और पेरिस में हुआ। 27 देश भाग ले रहे थे, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका निर्णायक भूमिका में थे। मुख्य संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को हुई, जिसमें वर्साई के नाम से जाना जाता है। फ्रांस को अल्सास लॉरेन वापस दिया गया तथा अब कुछ छूट गया यहाँ पर, कह रहा है कि देशों का हस्तांतरण जिस व्यवस्था के तहत किया गया उसे शासन देश यानी मर्डेट व्यवस्था कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 90 लाख लोग मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध में चेकोस्लाविया और युगोस्लाविया स्वतंत्र देशों के रूप में उभरते हैं, पूछते हैं इंपॉर्टेंट। अब आता है आपका द्वितीय विश्व युद्ध में कह रहा है कि द्वितीय विश्व कब से कब तक है? तो 1939 से लेकर के 1945 तक चलता है ये। अब्सीनिया, ये थोड़ा सा देखते हैं ऊपर। अब्सीनियाई
मुसोलिनी की आक्रामक नीति का शिकार हुआ। अब मुसोलिनी का सफलता प्राप्त करते देख हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल देता है। उसने पोलैंड पर चढ़ाई कर दी और साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। ठीक है ना। कहाँ पे, कौन किसकी बात है ये है आपकी मुसोलिनी की बात कि हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल दिया और उसके बाद उन्होंने पोलैंड और पोलैंड पर चढ़ाई कर दी और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज होता है। अब आइए यहाँ पर कि 1929 से 1930 काल के बीच में एक बहुत बड़ा आर्थिक मंदी आता है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1931 में यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी। किसकी सरकार बनी थी? नाजी सरकार। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद के सिद्धांत पर सरकार बनी। 1931 में जापान ने चीन पर आक्रमण करके मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। ठीक है ना। 1938 में म्यूनिक समझौता हिटलर ता मुसोलिनी के बीच होता है। म्यूनिक समझौता पहली बात कब होता है? 1938 के बीच। किसके किसके बीच होता है? हिटलर ता मुसोलिनी की। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा ना वो आप खुद एक कॉपी पे नोटेट करते जाइएगा। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर पर अमेरिका नौसैनिक अड्डे पर हमला किया तथा इसके बाद अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कब की है? तो 8 दिसंबर 1941 में। जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया तथा युद्ध को समाप्ति हो गई। युद्ध समाप्त हुआ किस चलते? जापान के आत्मसमर्पण करने के तुरंत बाद। परमाणु बम का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में किया था, जापान के खिलाफ किया था। पूछता है परमाणु बम का इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ हुआ। अब परमाणु बम का सबसे पहले परीक्षण जो हुआ था वो जुलाई 1945 में किया गया था। अब आइए इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार होती है? तो जर्मनी की हार होती है, आपको पता ही है। ठीक है ना, जर्मनी की हार हुई है। अब देखो, वर्साई की संधि के फलस्वरूप यूरोप का मानचित्र बदल जाता है और जर्मनी को पराजित करने का श्रेय रूस को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? रूस को जाता है। चैप्टर नंबर 5 नाजीवाद, HCRT क्लास 9th। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद तथा एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ। ध्यान दीजिएगा, मुसोलिनी नेतृत्व करता किसका था? फांसीवाद का। और इस नाजीवाद का कौन था? तो एडोल्फ हिटलर था। कौन था ये? हिटलर था। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा मोटा चल रहा है, ये कम कर लेते हैं और। ठीक है ना। अब आइए, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर एक तंत्र के स्थान पर जर्मनी के गणतंत्र की स्थापना की और नेता फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाया। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जर्मनी में प्रथम संविधान सभा की बैठक 5 सितंबर 1919 को वाइमर नामक जगह पर हुई तथा संविधान 10 अगस्त 1919 को लागू हुआ। जर्मन क्षेत्र में स्थित सार नामक कोयले की खान को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रोना नामक शहर में। युद्ध के बाद यह जर्मन वर्कर्स की पार्टी का सदस्य बना तथा 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी रखा। हिटलर ने जेल में ही अपनी आत्मकथा मीन कैम्फ, ध्यान दीजिएगा, मीन कैम्फ किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि स्वास्तिक को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया था। किसने अपनाया था? हिटलर ने। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी के निम्न सदन का नाम राइक्सटैग था। क्या नाम था? राइक्सटैग। जर्मनी के निम्न सदन का नाम राइक्सटैग था। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। नाजीवाद में सर्वसत्ता राज्य की संकल्पना है। हिटलर सत्ता में आते ही गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का सदस्य बना है। कह रहा है कि डांजिंग बंदरगाह पोलैंड में था। कहाँ था ये? जो भी
पॉइंट है ना, बस मैंने पॉइंट वाइड को एक वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पे सबमिट किया है, और आप उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि दार्जिलिंग बंदरगाह कहाँ है, तो पोलैंड में था। 1945 में हिटलर मित्र देशों की शक्ति के आगे पराजित होकर बंकर में शरण लेता है। वैश्विक शांति हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, तो 1945 14 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। उस समय जर्मनी का तो तत्कालीन मुद्रा था ना, उस क्या था, वो मार्क था, ठीक है ना। और जर्मनी का सबसे औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था, तो रूर था, ठीक है। अब आ जाइए, चैप्टर नंबर आपका 6 है, क्या समाज और उपनिवेशवाद। भारत में सील सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी गोंड है, तीसरी संथाल है। बिहार के सिंहभूम में मानकी व मुड्डा पड़ालिया और संथाल परगना में माझी और पगनैत पड़ालियों का आज भी प्रचलन है। चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को उनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल, पूछता है सरहुल कब मनाया जाता है, ये भी पूछ सकता है कि चैत्र शुक्ल तृतीय तिथि को, ठीक है ना, सरहुल मनाया जाता है। सन 1864 में वन सेवा तथा 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। पहाड़िया विद्रोह में निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में था, अतः भारत का पहला जनजातीय विद्रोह था। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, विद्रोह था। करा कि इस विद्रोह का नेता तिलक माझी तब पहला संथाल था। तिलक माझी का जन्म भागलपुर प्रमंडल के सुल्तानगंज के पास तिलकपुर में गांव में था। भागलपुर के तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्विलेंट को मार डाला। 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई है। कब दी गई है भाई, तो 1785 में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है चुआर विद्रोह। क्या होना है, चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह एक जनजातीय बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम क्षेत्रों में पाई जाती थी। मिदनापुर स्थित करगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह का झंडा गाड़ दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हो विद्रोह। तो ये चुआर जो विद्रोह है ना, वो बंगाल प्रांत में मिदनापुर में बांकुड़ा भूमि में हुआ था। अब हो विद्रोह कब हुआ है, 1820-21 की बात है ये। छोटा नागपुर की पहाड़ी में सिंहभूमि जिले में एक बड़ा विद्रोह था। कोल विद्रोह क्या है, तो इसकी शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा गांव उराव द्वारा 1831 में शुरू होता है। कोलों के शोषण विहीन शासन के लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई थी, ठीक है ना। संथाल विद्रोह, जैसे जैसे पॉइंट लिखा है ना सीआरटी मैंने वैसे वैसे लिखा है, मैंने अपने पास से कोई शब्द नहीं जोड़े हैं इसमें। संथाल विद्रोह देखते हैं। संथाल विद्रोह 1854-1855 के बीच में होता है। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, इस विद्रोह का नाम भी यही रखा गया था। इस नाम से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। नेता कौन कौन थे इसमें, तो सिद्धू कानू चांद भैरव। और सिद्धू अपने आप को ठाकुर कहा करता था, जो गैर आदि, और दीकू कौन से गैर आदिवासी थे, और ये क्या थे, आदिवासी थे। अब देखो, कह रहा है कि जुलाई 1855 में स्त्री तथा पुरुष के आह्वान पर संथालों का विद्रोह 1855 में अधिनियम 37 पारित करके संथाल परगना बनाकर उसे बहिर्गत क्षेत्र घोषित किया गया। मुंडा विद्रोह कब होता है, 1899 से 1900 के बीच में छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों द्वारा उपनिवेशवाद का विद्रोह होता है। मुंडा विद्रोह ध्यान दीजिएगा 1899 से 1900 के बीच में। नेता इसके थे बिरसा मुंडा जी थे। जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू जिला उल्हिलातू गांव। 1895 में ईश्वर का दूत घोषित करता है और 1899 में ईसाई मिशनरियों के द्वारा आक्रमण होता है, ठीक है।
3 मार्च 1900 को बिरसा को गिरफ्तार करके रांची जेल में भेजा जाता है, जहां पे उसको हैजा की बीमारी होती है और हैजा की वजह से वो वहाँ पे मर जाता है। और ताना भगत के आंदोलन 1914 का प्रेरणा का स्रोत बड़ा, ठीक है ना। कंद विद्रोह 1867-1868 में उड़ीसा के भुइयां और जुआंग आदिवासी ने वहां के राजा की सामंतवादी दमनकारी नीति के खिलाफ धरणीधर नायक के नेतृत्व में यह विद्रोह किया। कंद विद्रोह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीआरटी का दिया हुआ क्वेश्चन था, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, बीपीएससी क्या पूछ देगी। इसी कारण इसी का परिणाम जो था वो स्वतंत्र भारत में भारत की जनजातियों को धारा 34 के में कमजोर वर्ग का दर्जा देकर सभी तरह की सुविधाएं, आरक्षण की व्यवस्था और सन 1952 में एक नई वन नीति भी अपनाई जाती है। 1879 और 1880 में आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने अत्यधिक लगान वसूली की, उसके खिलाफ तथा करा की बंटी प्रथा जिसको बोलते हैं बलात् मजदूर प्रथा के खिलाफ था। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बना। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बनता है, ठीक है ना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनता है और 1 नवंबर 2000 को आपका ये छत्तीसगढ़ बना है। अब ये चैप्टर नंबर 7 है शांति के प्रयास। 1919 में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में संघ राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ती है। इसका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अतः 10 जून 1920 को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आता है और राष्ट्रसंघ के सदस्यों की संख्या शुरुआत में लगभग 31 के करीब हुआ करती थी और बाद में चल के 60 हो गई है। संघ के 3 प्रमुख अंग हैं, कौन कौन से भैया? व्यवस्थापिका, परिषद और सचिवालय। व्यवस्थापिका का मतलब प्रतिनिधि सभा थी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे, महासचिव की नियुक्ति होती थी और नए राष्ट्रों की सदस्यता प्रदान करना व्यवस्थापिका का काम था। दूसरा जो अंग परिषद था, उसका काम क्या था? कार्यकारिणी परिषद, 2 तरह के सदस्य और अस्थाई और अस्थाई दोनों होते थे इसमें। सचिवालय क्या है? तो प्रशासनिक कार्यों के लिए होता था। प्रधान कार्यालय जिनेवा में पड़ता था उस समय। अब आइए, इसमें जो कह रहा है कि इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और इटली इसके संस्थापक थे और इस जो संस्थापक रहे हैं वही इसके अस्थाई सदस्य रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हॉलैंड, जिसको आधुनिक नीदरलैंड का नाम देते हैं, के शहर हेग में स्थापित किया गया। करा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय जिनेवा में, पूछता है, इंपॉर्टेंट है। श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में, जो नीदरलैंड में पड़ता है। 1925 में लोकार्नो की संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्र संघ में शामिल किया गया। पूछेगा कि राष्ट्र संघ में जर्मनी को शामिल करने के लिए किस संधि के माध्यम से इनको शामिल किया गया था जर्मनी को? तो लोकार्नो। और कब किया गया था? तो 1925 में, ठीक है ना। अब आइए यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थापना होती है। नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया जाता है। चिन्ह इसका है जैतून की डालियों के बीच विश्व का मानचित्र। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं। उसमें 111 धाराएं हैं। वर्तमान में 192 और सदस्य हैं इस समय। नवीनतम सदस्य मॉन्टेनिग्रो है, जो 2006 में सदस्यता थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। 6 प्रमुख अंग है। अब देखिए यहाँ पर सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इसमें मिट गया 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, चीन है, रूस है, फ्रांस है, इटली है, ठीक है ना, इंग्लैंड सॉरी। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं को मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी और स्पेनिश। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय का प्रधान कार्यालय जिनेवा है। राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं,
वो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सदस्य नहीं है, राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1920 में, ठीक है ना, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1945। ये राष्ट्र संघ है 1920 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ है वो 1945, जो न्यूयॉर्क मुख्यालय पड़ता है उसका, ठीक है। अब आ जाइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? वो था आपका डाम्बस्टन ओकस। क्या था ये? डाम्बस्टन ओकस। नेक्स्ट आपका चैप्टर है, कौन चैप्टर भैया? चैप्टर नंबर 8, कृषि और खेतीहर समाज। कृषि की शुरुआत आपको पता है कि 9 पषाढ़ काल में होती है शुरुआत। फसल काटने के लिए शायद हड़प्पावासी पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का है। भारत की कुल भूमि का 51% भाग कृषि योग्य है। कृषि भारत की कुल राष्ट्रीय आय में लगभग 35% योगदान। बिहार में 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। इम्पोर्टेंट है कि भैया भारत की कुल भूमि के 51% तो कृषि योग्य है ही, और बिहार में लगभग 80% आबादी कृषि पर है। 70% भूमि कृषि योग्य भूमि, इसमें 60% शुद्ध बोए गए क्षेत्र है। अब आइए नेक्स्ट, भदई फसलें कौन कौन सी हैं? तो मई जून में बोई जाती हैं भदई फसलें, अगस्त सितंबर में काट ली जाती हैं, जिसमें मक्का, ज्वार, जूट, उड़द और सनई, महुआ आदि सभी के सभी क्या होते हैं, मतलब बहुत कड़कड़ाकी धूप होती है ना, उससे में बोली जाती हैं। और जैसे ही बरसात का मौसम आता है ना, चरम सीमा पर बरसात रहता है, उस समय इसको काट लिया जाता है। और आपको पता है कि चावल जो है वो बिहार की सर्व प्रमुख फसल है, जिसमें से सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है ना वो रोहतास जिला पड़ता है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। रोपड़ रोपड़ एक विशेष प्रकार की झाड़ी कृषि अथवा वृक्ष कृषि है, ठीक है ना। यह एकल फसल कृषि है जिसमें रबर, कहवा, कोको, मसाले, नारियल, और क्षेत्र कौन सा पड़ता है इसमें? उत्तर पूर्व भारत के पर्वतीय क्षेत्र पड़ता है। पश्चिम बंगाल का उप हिमालय प्रायद्वीपीय भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई व इलायची की पहाड़ियों में पाई जाती है। चावल के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो इसमें आपका उष्णार्ध जलवायु होती है। गेहूं के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए। गहन खेती का मतलब क्या होता है? गहन खेती का अर्थ है एक ही खेत में अधिक फसल उगाना, यह होती है गहन खेती का मतलब, ठीक है ना। तो आइए, अब हमारा क्लास 9th की एनसीईआरटी यहीं पे कंप्लीट होती है, जिसका पीडीएफ आपको ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन के चैनल के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, और यहाँ से आप वीडियो को एनालाइज करके देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन, इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।